नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है। अलग अलग विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन मुस्तैद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरान वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, मथुरा से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। आपको बता दें कि प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा का दौरा है, क्या कुछ खास कार्यक्रम इस दौरान मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल पंकज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10:55 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है वो वहां लैंड करेगा और 11 बजे वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे सेठ बीएन पोद्दार। यहाँ पर सबसे पहले वो आगे 822 करोड़ की जो योजनाएं हैं, 210 योजनाएं हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद जो है वो यहाँ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि जो मथुरा में नगर महापौर के जो चुनाव होने, उसमें भी अपना दमखम दिखाने के लिए यहाँ पर जो है भीड़ एकत्रित की जा रही है और जो प्रत्याशी हैं वो भी वहाँ यहाँ मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अमित, महापौर के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी जो कमर है वो कस ली। उसी के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हैं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। किस तरीके की तैयारी बीजेपी की तरफ से नजर आ रही है मथुरा में? जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से पूर्ण रूप से तैयारी है। जो पंडाल बना है उस पंडाल में करीब 10,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है कि 10,000 लोग यहाँ आएंगे। और पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर और पूरी जांच पड़ताल के साथ आदमी को अंदर भेजा जाएगा। और यहाँ पर जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है इसमें भाग लेंगे और योगी आदित्यनाथ जी को चुनेंगे। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है। आपको बता दें कि इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पर वो संबोधित भी करेंगे। तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब इस लिस्ट में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि राजा पटेरिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। वैसे तो राजनीति में असंसदीय भाषा या शब्द बोलने की साफ मनाही है, लेकिन सिर्फ कहने की बात है जो कहकर भूल जाया जाता है। और बात जब किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो सीधे सीधे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तब तो सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल तो भूल ही जाइए। बात चाहे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कांग्रेस के मुंह से अपशब्द निकल ही जाता है। अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर लोगों को बांट देगा। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, आदिवासियों को
और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या कराने का। वहीं इस बयान के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस अब गांधी वाली सोच की कांग्रेस नहीं रही। मिश्रा के आदेश के बाद पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं मामला बढ़ता देख सफाई देते हुए राजा पटेरिया ने दूसरा वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे हों। इससे पहले भी कांग्रेस के कई ऐसे विधायकों, सांसदों, मंत्रियों ने पीएम को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, उनकी आप दलाली कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है? कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, तो ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। इनके बयान को लेकर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि चुनाव के समय बात बढ़ती देख 1-2 नेताओं को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बात ये उठती है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो सीधा सीधा देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना सही है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कथित रूप से भारतीय पीएम को देहाती औरत कह डाला था। तब नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाक प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि वो मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहे। और जहां हिंदुस्तान के पत्रकार मौजूद थे, नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे, उस समय नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का न सिर्फ सम्मान किया, बल्कि सीधे सीधे नवाज शरीफ के कहे गए शब्दों की भर्त्सना भी की थी। लेकिन तब समय कुछ और ही था। तब विपक्ष में बीजेपी थी और अपनी बात कैसे रखनी है इसका भी सलीका हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे शब्दों का स्तर इस कदर नीचे गिर गया है कि शब्द किसे और किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, इससे विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया के लिए पूजा उपाध्याय।
और एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की जनता के लिए हर वादे को निभाने की कवायद में लगे हुए हैं, वहीं उनके खुद के विधायक ही अपने किए हुए वादों को भूल गए हैं, जिसे याद दिलाने के लिए अलीगढ़ में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। वैसे तो आपने किसानों का प्रदर्शन अपनी फसल, अपने एमएसपी और अपनी स्थिति को लेकर करते हुए देखा होगा, लेकिन उससे अलग किसानों का एक और रूप है जो आपने शायद ही देखा होगा। चुनाव आते ही तमाम विधायक जनता के सामने अचानक प्रकट हो जाते हैं और अपने वादों का पुलिंदा जनता के सामने रख देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो विधायक कहां चले जाते हैं ये किसी को नहीं पता होता। न विधायक आते हैं, न वादे पूरे होते हैं। इन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए अलीगढ़ में भारतीय किसान एकता फौजी के संगठन ने अलीगढ़ जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसान एकता फौजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सज्जन सिंह का कहना है कि प्रदर्शन शहीद दलबीर सिंह की याद में स्टेडियम न बनाने, किसानों पर झूठा मुकदमा करने, पुलिस की तरफ से बदसलूकी करने को लेकर किया गया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सज्जन सिंह फौजी, भारतीय किसान एकता फौजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पहले हमारा ज्ञापन यह है डीएम साहब को जो देने आए हैं कि आज से करीब 4 साल पहले हमारे फौजी दलबीर सिंह शहीद हो गए थे, जो कि वहाँ के बीजेपी के विधायक नेता लोग गए, स्टेडियम के लिए बोला गया, उन्होंने बोला हम स्टेडियम बनवाएंगे, क्योंकि दलबीर सिंह की इच्छा थी कि गांव में स्टेडियम बने, और वहाँ पर बोल के चले आए। आज तक 4 साल से उन्होंने कोई भी गांव की तरफ झांक के नहीं देखा है कि उसके माँ बाप, उसके बच्चे उसके कैसे हैं, जो कि आज माँ बाप की जिंदगी बहुत ज्यादा बदतर है, अपने कैसे जिंदगी काट रहे हैं। आज तक ना तो कोई अधिकारी गया वहाँ पे, ना कोई नेता गया लौट के। शहीद दलबीर हुए, उसके बाद में वहाँ गए, वहाँ वादा कर दिया, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है गाँव से। बता दें कि 4 साल पहले फौजी दलबीर सिंह शहीद हो गए थे, जिनके बाद बीजेपी विधायक महोदय ने लोगों से वादा किया था कि उनके नाम पर स्टेडियम बनाया जाएगा। 4 साल बीत गए, ना तो विधायक जी गांव आए और ना ही स्टेडियम बना। शहीद दलबीर सिंह का परिवार किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, इससे भी विधायक जी को कोई मतलब ही नहीं है। डिमांड ये है, आज हम ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन देने के 15 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन पे भी उतर आएंगे। और हमारी जो दूसरी मांग है जो किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उन पर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, थाने में जाते हैं, उनके साथ में जबरदस्ती की जाती है। थाना बन्ना देवी में वो नहीं होना चाहिए। हम कई बार एसएसपी साहब को ज्ञापन दे चुके हैं और डीएम साहब को भी देके जा चुके हैं, पर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद में एक लड़की हमारे साथ में, छोटी नाम की विधवा महिला है वो, तो एक लड़के ने उसके साथ में शोषण करा 6 साल से, डॉक्टर मंजू शुक्ला के द्वारा उसने शादी का झांसा दिया। हमने एफआईआर कराई, एफआईआर करने गए, हमारे साथ में बदतमीजी हुई इंस्पेक्टर साहब के द्वारा, जो कि हम थाने में जाते हैं, हमारे साथ में हाथापाई होती है। न्यूज वॉच इंडिया की तरफ से किसानों का ये प्रदर्शन क्या विधायक जी की आंखें खोलेगा या नहीं, इसका तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधायक ही योगी जी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, तो औरों से क्या उम्मीद की जाए। फिलहाल किसानों की तरफ से डीएम को ज्ञापन सौंप दिया गया है। अब देखना ये होगा कि किसानों की मांगों को कब पूरा किया जाएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। शुक्रवार को बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन सामने कई चुनौतियां भी हैं। इस रिपोर्ट से समझिए। हिंदुस्तान की सरजमी पर सदियों से विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते आए हैं। आजादी के बाद से सबको अपने अपने रीति रिवाज, धर्म और संस्कृति के मुताबिक रहने का अधिकार मिला, लेकिन कई संप्रदाय अपने धर्म में फैली कुरीतियों का फायदा उठाने लगे और वक्त के साथ नहीं बदल सके। आज भी हिंदुस्तान में सबके लिए एक कानून नहीं है, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून है।
विभिन्न कानूनों के कारण देश में बनी खाई को मिटाने के लिए बीजेपी ने कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लाने का फैसला किया है, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों की बीजेपी सरकारें तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में देश स्तर पर भी इस कानून को लाने के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को एक ट्रेलर दिखाया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। बिल पेश करने के बाद राज्यसभा में विपक्ष ने इसका खुलकर विरोध किया। कांग्रेस की ओर से सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि ये बिल देश हित में नहीं है। कहीं ना कहीं दुराव पैदा हो, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल की कोई प्रासंगिकता नहीं है। कृपया इस बिल को आप खुद एक्सेप्ट ना करें, और सदस्य महोदय से भी अनुरोध है कि इस तरह का कोई बिल ला करके उस पे बहस की जरूरत मुझे नहीं लगता कि इस सदन में है। कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए समाजवादी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया। सांसद राम गोपाल यादव ने बिल वापस लेने की मांग की और कई तर्क दिए। मुस्लिम्स में चचेरी बहन से शादी करना सबसे अच्छा माना जाता है। क्या हिंदुओं में ऐसा संभव है? आप समान संहिता की बात करते हैं तो इधर से लागू करोगे या उधर से लागू करोगे? इसलिए ये अनावश्यक बातें, अब देश में शांति बनाए रखो। 15-15 लाख रुपया लोगों की जेबों तक पहुंचाने का काम करो। ये काम ये वापस कर लो मीणा साहब। इस कड़ी में आरजेडी के मनोज झा कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ये बिल देश हित में नहीं है, इसे वापस ले लिया जाए। लोगों के बीच में अविश्वास बढ़ा है, गांव बट गए हैं, शहर बट गए, छोड़िए मेरा और आपका परिवार बट गया। अगर इस तरह के बंटवारे के बीच में अगर इस तरह का हम बिल लाएंगे, मैं आग्रह करूंगा किरोड़ीलाल जी, आपका अपना कद भी बहुत बड़ा है, इसको कृपया पूर्वक वापस ले लीजिए। ये देश हित में नहीं है, ये हमारे सरोकारों के हित में नहीं है, ये हमको एक अंधी खाई में ले जाएगा जहां रोशनी का सुराग नहीं होगा। विपक्ष के बवाल के बाद भी बिल के पक्ष में 63 और विरोध में 23 वोट ही मिले और ये प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश हो गया। हालिया हिमाचल और गुजरात के चुनावों में ये कानून बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा और यूसीसी लागू करने के लिए कमेटियों का गठन भी किया गया, लेकिन हिमाचल में यूसीसी का विरोध करने वाली कांग्रेस जीत गई। इससे सवाल उठता है कि क्या अब कांग्रेस यूसीसी के मसले को रद्दी की टोकरी में डाल देगी? तो वही गुजरात में बीजेपी यूसीसी को लेकर गंभीर है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि देश में यूसीसी जल्द लाकर रहेंगे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने को कहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम और यूपी की सरकारें भी राज्य में यूसीसी लाने की बात कह रही है। 3 तलाक, सीएए और धारा 370 हटाने के बाद बीजेपी का अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी को लेकर कई बार केंद्र सरकार से कह चुका है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूसीसी की चर्चा है। इसमें कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन क्या बीजेपी इस बिल को आसानी से पास करवा लेगी? क्योंकि यहाँ मुद्दा संवैधानिक कम राजनीतिक ज्यादा है। सियासी पंडितों का कहना है कि ये कानून राज्य स्तर पर लागू करना मुमकिन नहीं होगा। ये जब भी लागू होगा केंद्र स्तर से अधिक प्रभावी होगा और इसके लिए बीजेपी प्राइवेट बिल लाकर एक तरह से लिटमस टेस्ट कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि कोई इसका विरोध करे ताकि आने वाले चुनावों में हिंदू मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन हो सके। वही कई संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि इस कोड का किसी भी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ देश के नागरिकों को समान रूप से एक करने और समान हक दिलाने के लिए है। खैर, ये तो तय लग रहा है कि पिछली बार सीएए और एनआरसी की तरह इस बार चुनाव यूसीसी पर ही लड़ा जाने वाला है और इसमें किस हद तक सफलता मिलती है ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया।
और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने, जहां पर ढाबे में खाना खाने गए युवकों की दबंगई सामने आई है, जहां पर जमकर एक युवक की पिटाई की गई है, लोहे की रॉड से दौड़ा कर पीटा है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दबंगों ने लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया है। तो रायबरेली से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से एक युवक को कुछ दबंग मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे। तो बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर खाना खाने आए दबंगों ने मारपीट की है। साथ ही आपको बता दें कि युवकों की दबंगाई ने जमकर इस दौरान एक युवक की पिटाई की है, लोहे की रोड से उसे दौड़ा कर पीटा है। मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से रायबरेली से ये मामला सामने आया है, एक युवक की दबंगों ने बड़े ही दबंगई से मारपीट उसके साथ में की है, क्या है अब तक का अपडेट? बिल्कुल, मैं पंकज आपको बता दूं कि जिस तरह से ये घटना हुई तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी घटना शर्मसार देखने को बताई जा रही है। दरअसल मामला पूरा रायबरेली के राही और थाना मिलियर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पे हरिओम ढाबा है। वहां पे युवक खाने खाने के लिए जाता है और तत्पर जब वहां से निकलता है तो पहले से ही दबंग हाथ लगाए बैठे रहते हैं, जहां उसको बेरहमी से पीटते हैं, लोहे की राड से मारते हैं, लाठी डंडों से मारते हैं। वहीं जब इसका विरोध करता है युवक तो उसे और उसके पास रखे पैसों को भी छीन लिया जाता है। जब थाने पे जाते हैं मिलेरिया पे शिकायत करने तो सिपाही के द्वारा उसे तहरीर बदलाने का भी कहा जाता है। तो कहीं न कहीं पूरे मामले में देखा जा रहा है कि ढाबा संचालक वहां पे बैठे जो गुर्गे जिस तरह से युवक के साथ मारपीट के हैं, तो बहुत बड़ी घटना है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस बोलने को अभी कुछ भी तैयार नहीं है। पंकज, नरेंद्र, जिस तरीके से युवक की पिटाई की गई है, क्या कोई पुराना मामला था या फिर ये जो दबंग है ये लगातार किसी ना किसी को अपना निशाना बनाते हैं? बिल्कुल बता दूं, जो क्षेत्र है राही ग्राम सभा का, वहां पे दबंगाई आए दिन होती है। इससे भी एक युवक को दौड़ा के मारा गया था। फिर यही घटना यहीं पे हरिओम ढाबा के पास जाहिर हुई है। बीते साल पहले सोमू ढाबा था, वहां पे युवक की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं हरिओम जो ढाबा है इस समय सोमू ढाबा की रूप रंग पे चल रहा है। वही कल्पना वो करना चाहता है, फिर वही घटना दोहराना चाहता है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के तथ्य अभी सामने नहीं निकल के, आप देखना जांच के बाद क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं। पंकज, लेकिन नरेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपने अभी पीछे की जो घटना की बात की है सोनू ढाबे की, क्या उसको लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है या फिर ठंडे बस्ते में ही पुलिस इन मामलों को डाल देती है? बिल्कुल, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि थाने मिलेरिया का एक सिपाही है, फिलहाल नाम नहीं पता है, उसके द्वारा पीड़ित की तहरीर को बदलाने का काम भी किया जा रहा है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में उस अधिकारी एक्शन लेते हैं या इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, रायबरेली का ये पूरा मामला है, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें कि युवक के साथ मारपीट की गई है। युवक ढाबे पर खाना खाने आता था, जहां इस दौरान कुछ दबंगों ने उसके साथ मारपीट की है। कि कुछ दबंगों ने जमकर मारपीट उसके साथ में की है। और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी रायबरेली में कई अलग अलग ढाबों पर ऐसे मामले देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इन दबंगों पर कार्रवाई नहीं करती है, कहीं ना कहीं दबंगों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और यूपी में प्रतापगढ़ पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदू मुस्लिम का खेल अब नहीं चलेगा। उपचुनाव में जनता ने उसे करारा जवाब दिया है। अगर बीजेपी अब भी नहीं सुधरी तो 2024 में उसका अंत हो जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। ये दहाड़, ये गुस्सा और ये गाल पर चांटा मारने की बात करते स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पस्त कर दिया। बस फिर क्या था, सपा के नेताओं ने बीजेपी पर बैक टू बैक कई हमले कर दिए। सपाइयों ने 2024 को फतह करने के सपने देख लिए।
दरअसल यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर जमकर प्रहार किया। मौर्य ने कहा कि अब भाजपा का हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं चलेगा। स्वाभाविक रूप से यह यूपी का उपचुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर राज, गुंडा राज और अराजकता राज के गाल पर चाटा है। भाजपा के अंदर थोड़ी भी सद्बुद्धि होगी तो अपने हरधर्मिता के रवैये से हटकर जन कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। मौर्य जी फॉर्म में थे। बीजेपी पर मौर्य जी ने जमकर भड़ास निकाली। मौर्य ने बीजेपी को सुधरने की नसीहत तक दे डाली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट कर 2024 में गठबंधन को मजबूत करेंगे। सपा गठबंधन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगा। हम मुद्दा आधारित चुनाव लड़ते हैं, मुद्दा आधारित चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष को एक करेंगे और विपक्ष को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि भाजपा गायब हो जाएगी। तो मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।